इस ऑडियो नोट्स में हम लोग महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह, 1857 की क्रांति और किसान विद्रोह को ऑडियो के रूप में हम लोग सुनने वाले हैं। इस ऑडियो को आप ट्रैवलिंग के समय, खाना बनाते समय या आप सोते समय सुन सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही ऑडियो एवं वीडियो देखने या सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। ये ऑडियो आपके रिटेन या एमसीक्यू वाले कोई भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें ध्यान रखें और वीडियो को ध्यान से सुनें। आइए शुरू करते हैं जनजातीय विद्रोह से। हमारा पहला विद्रोह है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 तक चलता है। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 तक चलता है। अगर पूछा जाए इसका क्षेत्र कहाँ था, तो यह था राजमहल पहाड़ी से लेकर भागलपुर तक क्षेत्र को, जिसे दामिनी कोह क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इसके नेतृत्वकर्ता अर्थात नेता की बात करें तो 4 महत्वपूर्ण नेता थे जो एक दूसरे के भाई थे, जैसे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव। ये 4 महत्वपूर्ण नेता संथाल विद्रोह के थे। अब बात करें संथाल विद्रोह के कारण की, तो याद रखें इसका 2 महत्वपूर्ण कारण था, लगान में वृद्धि और जमींदारों महाजनों द्वारा शोषण करना। राजमहल क्षेत्र में यह आदिवासियों का महत्वपूर्ण विद्रोह रहा, जिससे वहां पर मार्शल लॉ लगाया गया। यह विद्रोह इतना अधिक उग्र था कि उग्रवादियों ने 1855 में भागलपुर के भगनडीह, याद रखें भगनडीह में मेजर बार्लो की सेना को हरा देता है। संथाल विद्रोह शुरुआत में दिकुओं अर्थात जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह था। बाद में जमींदारों को अंग्रेजों द्वारा मदद की जाती है, जिससे लोग अंग्रेजों का भी विरोध करना शुरू कर देते हैं। 1856 में सरकार ने संथाल परगना जिले की स्थापना किया और विद्रोह को दबा दिया। साथ ही संथाल आदिवासियों के लिए स्वामित्व के संरक्षण हेतु संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो था, इसके जस्ट 20 साल बाद 1876 में लागू किया जाता है। इस प्रकार संथाल विद्रोह समाप्त होता है। नेक्स्ट विद्रोह है मुंडा सरदारी विद्रोह, जिसे उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। इसका महत्वपूर्ण डेट्स है, यह 1899 से 1900 तक चला। मुंडा विद्रोह का जो क्षेत्र था, छोटा नागपुर झारखंड क्षेत्र था। इसके मुख्य नेता बिरसा मुंडा, जिन्हें जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था। अब बात करें मुंडा विद्रोह के कारण की, तो यहाँ पर जमींदारों ठेकेदारों ने आदिवासियों को जमीन से बेदखल कर दिया था। यह इसका पहला कारण था। दूसरा कारण की बात करें, ईसाई मशीनरियों को समाज में हस्तक्षेप करना दूसरा कारण था। बात करें बिरसा मुंडा की, तो इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ। 15 नवंबर 1875 को उलीहातू गांव में। तो याद रखें, बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में उलीहातू गांव, जो झारखंड के खूंटी जिले में है, वहां पर हुआ था 15 नवंबर को। 1895 में बिरसा मुंडा ने खुद को भगवान का दूत घोषित किया और विद्रोह को धार्मिक स्वरूप दिया। बिरसा मुंडा का कहना था, दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे हमारा लाल झंडा। बिरसा मुंडा पहले ईसाई धर्म को, बाद में वैष्णव धर्म को अपनाया। इन्होंने लोगों को एक देवता सिंह बोंगा की पूजा करने को कहा। बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 में गिरफ्तार किया जाता है और रांची जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं,
बिरसा मुंडा कब गिरफ्तार होते हैं? तो याद रखिए 3 मार्च 1900 को। और यहीं पर 9 जून 1900 में इनकी मृत्यु हो जाती है जेल में ही। और इसका कारण जो होता है हैजे बीमारी को ठहराया जाता है। बिरसा मुंडा के सहयोगी कौन थे? एक अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका उत्तर गया मुंडा को। बिरसा मुंडा के सहयोगी जो थे गया मुंडा थे। अंग्रेजों ने मुंडाओं की स्थिति सुधार करने के लिए मुंडा विद्रोह के तत्पश्चात 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया। इस प्रकार मुंडा विद्रोह समाप्त होता है। अब है नागा या जेरलांग आंदोलन। नेक्स्ट जो जनजातीय आंदोलन है नागा या जेरलांग आंदोलन, यह मुख्य रूप से 1932 में प्रभावित रहा। इस समय भारत में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था। अब बात करें नागा या जेरलांग आंदोलन की। इसका क्षेत्र जो था मणिपुर और नागालैंड था। इसके दो महत्वपूर्ण नेता का नाम याद रखें, रोंगमेई जेदोनांग और दूसरी थे रानी गाइदिलियू। नागा या जेरलांग आंदोलन का मुख्य कारण जो था रूढ़िवादी अंधविश्वास को समाप्त करना। मुख्य कारण क्या था? रूढ़िवादी अंधविश्वास को समाप्त करना। इसके युवा नेता जेदोनांग का लक्ष्य जो था नया नागालैंड राज्य स्थापित करना था। इन्हें 1931 में फांसी दे दिया जाता है। इसके बाद नागा आंदोलन का नेतृत्व रानी गाइदिलियू के पास चला जाता है। तो 1832 में इस आंदोलन का नेतृत्व 17 वर्षीय रानी नागा बालिका गाइदिलियू के नेतृत्व में चला जाता है। रानी गाइदिलियू ने इस आंदोलन को गांधी जी के सविनय अवज्ञा से जोड़कर राष्ट्रीय स्वरूप दिया। गाइदिलियू को रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में जेल में मुलाकात के दौरान दी। कहने का अर्थ है रानी गाइदिलियू को रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में जेल में मुलाकात के दौरान दी। बाद में भारत सरकार ने रानी गाइदिलियू को पद्मश्री से सम्मानित किया। हमारा नेक्स्ट जनजातीय आंदोलन है रंपा विद्रोह। 1879 से 1924 तक चलता है। रंपा विद्रोह का मुख्य केंद्र जो था आंध्र प्रदेश एवं कोंडाडोर पहाड़ियाँ, आंध्र प्रदेश के कोंडाडोर पहाड़ियाँ। रंपा विद्रोह के मुख्य नेता जो थे राजू रंपा एवं अल्लूरी सीताराम राजू थे। और रंपा विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों के दमनकारी नीतियां था, जिसे शोषणकारी नीतियां भी कह सकते हैं। और रंपा विद्रोह 1924 में समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट विद्रोह जो है उरांव विद्रोह, जिसे ताना भगत आंदोलन कहते हैं। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 तक चलता है। इसका मुख्य क्षेत्र जो था झारखंड था। इसके नेता जो थे जतरा भगत, जो उरांव जनजाति के नेता थे। इस आंदोलन के मुख्य तथ्यों की बात करें, गांधीवादी समर्थकों ने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। ठीक है, ताना भगत आंदोलन या उरांव आंदोलन को। इस विद्रोह में लगान न देने, बेगार न करने की बात कही गई। उरांव विद्रोह जतरा भगत के नेतृत्व में शुरू हुआ। 1920 के बाद यह ताना भगत आंदोलन में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं उरांव या ताना भगत आंदोलन के बारे में। इसके बाद आता है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। आगे बढ़ने से पहले बता दें, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लास 8, 9, 10th NCERT हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के सारे नोट्स को हम लोग ऑडियो के रूप में करने वाले हैं। तो उन सभी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। पूछा जाता है इस समय ब्रिटिश पीएम कौन था? तो इस समय जो था पॉमस्ट्रन था।
ब्रिटेन का पीएम इस समय कौन था? पोमस्टर्न। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका प्रतीक चिन्ह जो था रोटी और कमल था। इस समय भारत का सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसे 1862 में रंगून में मृत्यु हो जाती है। इस समय ब्रिटेन की महारानी जो थी विक्टोरिया थी और भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। इन्होंने चर्बी वाले कारतूस के विरोध में 29 मार्च 1857 को कर्नल बाग की हत्या कर देते हैं। 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दिया जाता है। 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दिया जाता है। इसके एक महीने बाद 12 मई 1857 को लाल किले पर कुछ सिपाहियों ने अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना। इस समय अंग्रेजों ने आपातकालीन मुख्यालय जो बनाया वो इलाहाबाद में बनाया था। 1857 के मुख्य कारण, आर्थिक कारण की बात करें तो भू राजस्व की नीतियां अंग्रेजों की काफ़ी खराब थी। दूसरा जो आर्थिक कारण था, 1813 में मुक्त व्यापार नीति अंग्रेजों ने जो अपनाई, जिससे भारतीय छोटे कामगार मजदूरों की स्थिति खराब किया। तीसरा आर्थिक जो कारण था औद्योगिकरण, माने उद्योगों को खराब करना। भारतीय उद्योगों को उसने खराब किया। छोटे लघु उद्योग जो हैं समाप्ति के कगार पे आ गए थे। अंग्रेजों के राजनीतिक कारण, 1857 के राजनीतिक कारण की बात करें तो वो था पहला, मुगलों को अपमान करना। मुगलों को राजा के भांति लोग देखते थे। डलहौजी द्वारा इनाम आयोग के सिफारिश पर जमींदारों का विरोध करना, ये भी राजनीतिक कारण था। साथ ही राजनीतिक कारण जो था विस्तारवादी नीतियां डलहौजी की। 1857 के क्रांति के धार्मिक कारण जो था वो था 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए मशीनरियों को भारत लाया गया। भारतीय परंपराओं का विरोध किया गया। तो ये दो महत्वपूर्ण धार्मिक कारण बता सकते हैं। सैन्य कारण में बता सकते हैं, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सेना में नस्लवाद एवं वेतन में भेदभाव का सामना करना पड़ता था। और 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण की बात करें तो ब्राउन बेस जो राइफल था उसके स्थान पे नया राइफल एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। इसके कारतूस में गाय एवं सुअर के चर्बी का प्रयोग 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण बना। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से यह शुरू हुआ। 12 मई 1857 को दिल्ली को कब्जे में ले लिया गया भारतीय सिपाहियों द्वारा और बहादुर शाह द्वितीय को नेता मान लिया गया। और इन सिपाहियों का नेतृत्व जो किया बख्त खां द्वारा किया गया, अर्थात बख्त खां इन सिपाहियों का सेनापति बना। यहाँ पर याद रखना है 1857 के क्रांति से मध्य वर्ग एवं बुद्धिजीवी वर्ग जो थोड़े पढ़े लिखे थे उन्होंने अपने आप को दूर किया। अब देखते हैं 1857 के क्रांति का स्थान एवं नेतृत्वकर्ता। लखनऊ में बेगम हजरत महल, यहाँ पर इन्हें कैंपबेल का सामना करना पड़ा। वहीं पर कानपुर की बात करें तो यहाँ पर नाना साहेब, जिनका उपनाम धोंधू पंत था। अक्सर इनका नाम आपके एग्जाम में पूछे गए हैं तो इसे याद ही रखें। कानपुर में नाना साहेब, यहाँ पर इनके जो सेनापति थे तात्या टोपे थे। यहाँ पर अंग्रेज जो था कैंपबेल और व्हीलर, ये दोनों ने कानपुर में विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। वहीं पर झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई का विरोध को स्मिथ एवं ह्यूरोज ने दबाने का कोशिश किया। वहीं पर फैजाबाद की बात करें, इनका नेतृत्व
मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया। और यहाँ पर अंग्रेज सेनापति जो था जनरल रेनर्ड, याद रखें। वहीं पर बिहार में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। और यहाँ पर जो अंग्रेज सेनापति था जनरल टेलर और विंसेंट आयर था। तो याद रखें, बिहार में कुंवर सिंह को दबाने का प्रयास टेलर और विंसेंट आयर ने किया। इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व लियाकत अली ने किया और आंदोलन को दबाने का प्रयास जनरल रेनर्ड ने किया। वहीं पर बरेली में खान बहादुर खां ने आंदोलन का नेतृत्व किया और आंदोलन को दबाने का प्रयास किसने किया? विंसेंट आयर ने। अब मुख्य नेताओं के बारे में जान लेते हैं। नाना साहेब का उपनाम धोंधू पंत था। तात्या टोपे का उपनाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे को मान सिंह ने धोखे से अंग्रेजों द्वारा पकड़वा दिया जाता है और शिवपुरी में उन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दिया जाता है तात्या टोपे को। नेक्स्ट जो है लक्ष्मीबाई, इनका जन्म 19 नवंबर 1828 वाराणसी में हुआ था। याद रखें, लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी। मूल नाम मणिकर्णिका, पति का नाम जो था गंगाधर राव था। 1853 में जब अंग्रेजों ने झांसी को हड़प लिया तो इन्होंने 1857 के विद्रोह में भी भाग लिया। अंग्रेज सेना नायक ह्यूरोज ने कहा था एकमात्र लड़ने वाली मर्द महिला है लक्ष्मीबाई को। रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है ग्वालियर में है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन लक्ष्मीबाई से नहीं पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो नेता हैं मौलवी अहमदुल्ला, इन्होंने फैजाबाद से नेतृत्व किया। इनका कथन था सारे लोग काफिर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाओ। तो इनका कथन याद रखें, सारे लोग काफिर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाओ। किसका कथन था? तो मौलवी अहमदुल्ला का। मौलवी अहमदुल्ला पर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था पकड़ाने के लिए। अंग्रेजों का कहना था यह एक साहसी दृढ़ संकल्प वाला सर्वोत्तम सैनिक है। यह जो कथन था अंग्रेजों का मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में था। किसने 1857 के क्रांति को अपने आंखों से देखा था? वो था मिर्जा गालिब। अब देखते हैं महत्वपूर्ण कथन को। 1857 के क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। यह सैन्य विद्रोह था। किसका कथन है? तो यह कथन जो है जॉन लॉरेंस और जॉन सीले का कथन है। 1857 की क्रांति को किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा? तो इसका उत्तर होगा जेम्स ऑट्रम और टेलर ने। नेक्स्ट कथन है बर्बरता और सभ्यता के मध्य संघर्ष। किसका कथन था? तो टी.आर. होम्स को। टी.आर. होम्स ने 1857 के क्रांति के बारे में कहा यह बर्बरता और सभ्यता के मध्य संघर्ष है। 1857 के क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो इसका उत्तर है बी.डी. सावरकर। ये भी कथन याद रखें। और नेक्स्ट कथन है किसने 1857 के क्रांति को धर्म युद्ध कहा? तो इसका उत्तर है रीज। रीज ने 1857 के क्रांति को धर्म युद्ध कहा। किसने 1857 के क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा? इसका उत्तर है बेंजामिन डिजराइली एवं अशोक मेहता। और वहीं पर आर.सी. मजूमदार का कथन था 1857 के क्रांति के बारे में यह न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। यह आर.सी. मजूमदार का कथन था यह न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। अब देखते हैं 1857 के क्रांति के प्रभाव को। इसमें पहला प्रभाव जो था कंपनी के शासन का अंत किया गया। 1 नवंबर 1858 को भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन को अंत किया जाता है और घोषणा की जाती है लॉर्ड कैनिंग को
प्रथम वायसराय बनाने की लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और प्रथम वायसराय गवर्नर जनरल का पद जो है वायसराय का पद कर दिया गया। अंग्रेजों ने सामाजिक हस्तक्षेप की नीति को त्याग दिया, साथ ही साम्राज्यवादी नीति को भी अंग्रेजों ने त्याग दिया। अंग्रेजों ने भारतीय सेना में ब्रिटिश सेना का अनुपात जो है बढ़ा दिया गया। साथ ही गोरखा, सिख एवं पठानों को सेना में भर्ती पर जोर दिया गया, क्योंकि इन्होंने 1857 के क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया था। इस प्रकार 1857 की क्रांति समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण किसान विद्रोह को। औपनिवेशिक काल में किसानों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब थी, जिससे समय समय पर किसानों का विद्रोह देखा जाता है। इनमें पहला विद्रोह जो हम लोग देखने वाले हैं, नील विद्रोह 1859 से 60 तक चलता है। नील विद्रोह का जो केंद्र था नदिया बंगाल का गोविंदपुर जिला था। नदिया बंगाल का गोविंदपुर जिला। नील आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास थे। नील आंदोलन सफल रहता है और 1860 में नील आयोग को गठित किया जाता है। इसने नील आयोग ने कहा रैयतों को नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नील आंदोलन के ही दौरान किसानों ने नारा दिया, जो रक्षक है वही भक्षक है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है किस आंदोलन के दौरान किसानों का नारा था, जो रक्षक है वही भक्षक है। तो ये था नील आंदोलन के दौरान। दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में नील किसानों की समस्या का उल्लेख किया है। इस प्रकार नील विद्रोह समाप्त होता है। दूसरा किसान विद्रोह जो है पावना विद्रोह। याद रखें, पावना विद्रोह जो है 1873 से 76 तक चलता है। यह बंगाल के पावना जिले में शुरू होता है। इस विद्रोह के मुख्य नेता जो होते हैं ईश्वर चंद्र राय और शंभू पाल होते हैं। पावना विद्रोह में आंदोलनकारियों का नारा था, हम महारानी की रैयत में रहना चाहते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है किस आंदोलन का नारा था, हम महारानी की रैयत में रहना चाहते हैं। इस आंदोलन में सरकार ने इस विद्रोह की जांच के लिए कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया, 1879 को पारित किया। तो पावना विद्रोह की जांच के लिए कृषक राहत अधिनियम कब लाया गया? 1879 में। दूसरा आंदोलन जो है किसान आंदोलन दक्कन विद्रोह, यह जो है 1875 में महाराष्ट्र के पुणे एवं अहमदनगर क्षेत्र में शुरू होता है। दक्कन विद्रोह के मुख्य नेता जो हैं महादेव गोविंद रानडे थे। इस प्रकार दक्कन विद्रोह को याद रखें, प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा। नेक्स्ट विद्रोह जो है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह हमारा चौथा आंदोलन है, किसान आंदोलन है। मोपला विद्रोह 1831 से 1921 तक चलता है। यह विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में होता है। इसके मुख्य नेता जो होते हैं अली मुसलियार होते हैं। मोपला अरब से किसान आकर बसे कृषक मुसलमान थे। मोपला जो थे अरब से आकर बसे कृषक मुसलमान थे, जो केरल आकर बसे थे। यहाँ पर नंबूदरी हिंदू जमींदार जो थे उन पर या उनके खेतों में ये काम करते थे। इन्होंने हिंदू जमींदारों के विरुद्ध 1836 से 1921 तक मालाबार क्षेत्र में 21 विद्रोह किए। दिसंबर 1921 तक इन विद्रोहों को कुचल दिया गया। इसके बाद पांचवा जो है एका विद्रोह 1921 से 1922 तक चलता है। यह इसका जो क्षेत्र होता है अवध क्षेत्र था। एका विद्रोह के नेता जो थे मदारी पासी थे। एका विद्रोह का मुख्य कारण जो था अत्यधिक लगान था, जिसे बाद में खत्म किया गया और किसानों के हित में
यूपी काश्तकारी अधिनियम 1936 पारित किया गया। तो याद रखें, एका विद्रोह 1921 से 1922 तक चलता है अवध क्षेत्र में। इसके नेता जो थे मदारी पासी थे। नेक्स्ट जो छठा किसान आंदोलन है, बारदोली विद्रोह है, जिसे बारदोली सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। 1928 में सूरत वाले क्षेत्र जो गुजरात में पड़ता है वहां पर हुआ था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यहाँ पर जो बारदोली सत्याग्रह का मुख्य कारण था, किसानों ने लगान देने से मना कर दिया था, क्योंकि उपज और अकाल के कारण, ना अच्छी उपज ना होने और अकाल के कारण किसानों ने लगान देने से यहाँ पर मना कर दिया। सरदार पटेल को बारदोली सत्याग्रह में सफलता हासिल हुआ, इसलिए महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि भी दी। तो याद रखें बारदोली सत्याग्रह को। सातवां जो किसान आंदोलन है तेभागा विद्रोह है। याद रखें, इन विद्रोह को क्रम में सजाने के लिए भी आ सकता है, कौन सा विद्रोह पहले हुआ, कौन सा विद्रोह बाद में हुआ, इसलिए उसका डेट लगभग याद नहीं रखें। तेभागा विद्रोह की बात करें 1946 से 1950 में बंगाल के क्षेत्र में हुआ। इसके नेता जो थे कंपाराम, भवन सिंह, ये दो मुख्य नेता थे। इस आंदोलन का नाम तेभागा विद्रोह इसलिए पड़ा क्योंकि किसान जो हैं अपने उपज का 1/3 भाग देने के लिए तैयार थे, इसलिए इसे तेभागा आंदोलन नाम पड़ा। फिर से देखते हैं, किसान जो हैं तेभागा आंदोलन इसलिए किए क्योंकि किसान चाहते थे लगान कम किया जाए और लगान जो है 1/3 भाग जमींदारों को दिया जाए, इसलिए इसे तेभागा आंदोलन नाम पड़ा। इस बंटवारे के कारण इसे तेभागा आंदोलन नाम पड़ा। तो याद रखें, तेभागा आंदोलन जो था 1946 से 1950 में चलता है और बंगाल क्षेत्र में कंपाराम और भवन सिंह दो मुख्य नेता हैं। इस प्रकार किसान आंदोलन समाप्त होता है। नेक्स्ट आंदोलन है नागरिक विद्रोह। यहाँ पर हम लोग 5 से 6 महत्वपूर्ण नागरिक विद्रोह को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आप इसी प्रकार के एनसीईआरटी का ऑडियो नोट्स चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें। नेक्स्ट ऑडियो नोट्स में हम लोग धार्मिक सुधार आंदोलनों को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्म समाज तथा स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। इसके अलावा हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सभी ऑडियो नोट्स को पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपको कोई कमियां यहाँ बुझाती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब है सन्यासी विद्रोह। प्रमुख नागरिक विद्रोह में देख रहे हैं, पहला है सन्यासी विद्रोह। 1761 से 1800 ईस्वी तक चलता है। इसका जो क्षेत्र है बंगाल क्षेत्र था। सन्यासी विद्रोह का क्षेत्र बंगाल था। इसके नेता जो थे गिरि संप्रदाय के अनुयायी थे। सन्यासी विद्रोह के नेता थे गिरि संप्रदाय के अनुयायी। सन्यासी विद्रोह जो था अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम नागरिक विद्रोह था। सन्यासियों ने तीर्थ यात्रा कर के विरुद्ध यह विद्रोह किया था। सन्यासी विद्रोह के जो विद्रोही थे वे शंकराचार्य के शिष्य थे। सन्यासी विद्रोह का जिक्र बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने पुस्तक आनंद मठ में इसका जिक्र किया था। तो सन्यासी विद्रोह के बारे में समझ चुके हैं। सन्यासी विद्रोह 1761 से 1800 ईस्वी तक बंगाल में चला और इसके जो अनुयायी थे गिरि संप्रदाय के अनुयायी थे। इसके विद्रोही नेता जो थे गिरि संप्रदाय के अनुयायी थे। सन्यासियों ने तीर्थ यात्रा के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू किया था और यह जो था अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम नागरिक विद्रोह था। नेक्स्ट जो दूसरा विद्रोह है पोलीगरो विद्रोह। 1799 से 1801 तक पोलीगरो विद्रोह मैसूर में चलता है। इसके नेता जो थे पी कट्टा व मान थे। नेक्स्ट जो नागरिक विद्रोह है तीसरा पागलपंथी विद्रोह है।
1813 से 1831 तक बंगाल में करम शाह और टीपू मीर ने जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध पागलपंथी विद्रोह किया था। तो पागलपंथी विद्रोह कब से कब तक? 1813 से 1831 तक बंगाल में करम शाह एवं टीपू मीर द्वारा संचालित यह विद्रोह जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट चौथा जो विद्रोह है पाइका विद्रोह 1817 से 1825 तक ओडिशा में बक्सी जगबंधु द्वारा शुरू किया जाता है। नेक्स्ट विद्रोह जो है पांचवा नागरिक विद्रोह पांचवा जो है अहोम विद्रोह 1828 से 1831 में गोमधर के नेतृत्व में असम में शुरू होता है। तो बस इतना ही याद रखें, असम में गोमधर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह शुरू होता है। बर्मा को हराने के बाद अंग्रेजों ने असम के निवासियों से असम को खाली करने को कहा था, मतलब अपने असम से सेना जो है अंग्रेजी सेना है वापस लौट जाएगी, पर ऐसा नहीं किया, इसलिए अहोम विद्रोह असम में शुरू हुआ। साथ ही इसका जो मुख्य कारण और भी था, असम के नेता राजा जो थे उन्हें सत्ता से हटा दिया था। नेक्स्ट जो विद्रोह है कूका विद्रोह, जिसे नामधारी विद्रोह कहते हैं, 1840 से 1872 तक पंजाब में भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कूका द्वारा यह विद्रोह शुरू होता है। कूका विद्रोह भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कूका द्वारा पंजाब में शुरू होता है। इसका उद्देश्य सिख धर्म में बुराइयों को दूर करना, गो मांस निषेध करना, मद निषेध करना, वृक्ष पूजा, स्त्री समानता पर बल देना, इसका मुख्य उद्देश्य था कूका आंदोलन का। यहाँ पर दो और महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह के नाम याद रखें। पहला है पहाड़िया विद्रोह 1779 में 1779 में यह विद्रोह बिहार, बंगाल, उड़ीसा में शुरू हुआ। पहाड़िया विद्रोह, इसके नेता जो थे तिलका मांझी थे। इन्होंने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड की हत्या कर दी 1784 ईस्वी में, जिसके बाद तिलका मांझी को 1785 में फांसी दे दिया गया। इस प्रकार पहाड़िया विद्रोह समाप्त होता है। नेक्स्ट विद्रोह जो है चुआर विद्रोह, जिसको कहते हैं चुआरो विद्रोह, 1769 से 1805 में यह बंगाल के बांकुड़ा क्षेत्र में शुरू होता है। चुआरो विद्रोह, चुआर विद्रोह के नेता जो थे दुर्जन सिंह, करणगढ़ की रानी शिरोमणि थी। तो चुआरो विद्रोह के दो मुख्य नेता को याद रखें, दुर्जन सिंह एवं करणगढ़ की रानी शिरोमणि। चुआरो विद्रोह के मुख्य नारा था अपना गांव अपना जंगल, दूर भागो विदेशी राज। इस प्रकार मॉडर्न हिस्ट्री का महत्वपूर्ण विद्रोह समाप्त होता है। आप इसी प्रकार के ऑडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में यस जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।